नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस फाउंडेशन की जिस पर हमारा पूरा सिस्टम टिका है, भारतीय संविधान। सुनने में लगता है ना कि कोई बहुत ही बोरिंग सी मोटी सी कानूनी किताब होगी, पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे एक जिंदा सांस लेते हुए डेमोक्रेटिक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखिए, एक ऐसी डील जो स्टेट और नागरिकों के बीच हुई है। ये डील तय करती है कि हमारी हिफाजत कैसे होगी और बदले में इस महान देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी जर्नी को हम कुछ इस तरह कवर करेंगे। पहले बात करेंगे इस लोकतांत्रिक अनुबंध यानी बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद आएंगे आज़ादी के उन 6 स्तंभों पर। फिर समझेंगे कि इन अधिकारों को असल में लागू कैसे किया जाता है। उसके बाद बात होगी उन सिचुएशंस की जहां इन नियमों में कुछ अपवाद या एक्सेप्शंस आते हैं। और आखिर में देखेंगे हमारे 11 नैतिक कर्तव्यों को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस लोकतांत्रिक अनुबंध को। देखिए, किसी भी संविधान का सबसे मेन काम होता है पावर की लिमिट्स तय करना ताकि आम नागरिक सुरक्षित रहे। अब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी शुरुआत अनुच्छेद 12 से ही क्यों होती है और इसमें लिखा क्या है? दरअसल अनुच्छेद 12 बिल्कुल साफ शब्दों में डिफाइन करता है कि आखिर ये राज्य या द स्टेट है कौन। क्योंकि भाई जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि सत्ता किसके पास है तो हम उस सत्ता की शक्तियों को लिमिट कैसे करेंगे। ये अधिकार हमें उसी स्टेट की मनमानी से तो बचाते हैं। अब आते हैं इस फाउंडेशन के दूसरे हिस्से पर, स्वतंत्रता के 6 स्तंभ। ये नंबर 6 ना यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप ऐसे समझिए कि संविधान ने हमें 6 अलग अलग मजबूत ढाल या शील्ड्स दे रखी हैं। ये शील्ड्स हमें स्टेट की किसी भी मनमानी, किसी भी तरह के शोषण और हमारी आज़ादी छीनने की कोशिशों से प्रोटेक्ट करती हैं। तो चलिए पहले 3 शील्ड्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आती है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान कुछ भी हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, जो हमारी बोलने की आज़ादी और पर्सनल लिबर्टी की ढाल है। और तीसरी शील्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती मजदूरी करवाने और कारखानों में बच्चों से काम करवाने जैसी चीजों पर बिल्कुल सख्त बैन लगाती है। इन सब में एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगती है वो ये कि संविधान सिर्फ नियम नहीं बनाता बल्कि सदियों से चले आ रहे अन्यायों को डायरेक्ट हिट करता है। समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 को ही ले लीजिए। ये अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करता है। उसी तरह अनुच्छेद 18 राय बहादुर या महाराजा जैसी एलिटिस्ट उपाधियों को हटा देता है। ये सब करना इसलिए जरूरी था ताकि समाज में एक सच्ची बराबरी आ सके। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, एक तरह से बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति है। अब बाकी बची 3 ढालों पर आते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 हमें धर्म की आज़ादी देता है। आप जिस भी धर्म को मानना चाहें बिना किसी डर के मान सकते हैं। फिर आते हैं अनुच्छेद 29 और 30 जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कल्चर, भाषा और उनके एजुकेशनल संस्थानों को प्रोटेक्ट करते हैं। और आखिर में आता है सबसे जरूरी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 से 35 तक है। सच कहूं तो अगर ये अधिकार ना हो तो बाकी सारे अधिकार किसी काम के नहीं। यही वो ढाल है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में काम करने लायक बनाती है। पर यहाँ ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा सवाल दिमाग में आता है। कागज पर अधिकार लिख देना एक बात है, पर ग्राउंड रियलिटी में इनकी रक्षा कैसे होती है? अगर कल को कोई आपके ये मौलिक अधिकार छीन ले तो आप असल में कर क्या सकते हैं? तो चलिए अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि इन अधिकारों को असल में लागू कैसे किया जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, एक ढाल किसी काम की नहीं अगर उसका बचाव करने वाला कोई मजबूत सिस्टम ना हो। इसीलिए अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को 5 बेहद पावरफुल चाबियां या टूल्स देता है जिन्हें रिट कहा जाता है। ये तुरंत न्याय दिलाने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। अगर किसी को गैरकानूनी ढंग से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट उसे तुरंत रिहा करवा सकती है। परमादेश का इस्तेमाल करके कोर्ट किसी भी सरकारी अधिकारी को अपना काम ठीक से करने का ऑर्डर दे सकती है। और ऐसे ही बाकी रिट्स हैं जो सरकारी मशीनरी या निचली अदालतों को अपनी लिमिट क्रॉस करने से तुरंत रोकते हैं। ये वाकई एक कमाल का सिस्टम है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, नियमों के अपवाद। अब देखिए,
कोई भी आज़ादी एब्सोल्यूट यानी असीमित तो होती नहीं है, राइट? देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसलिए संविधान खुद संसद को ये पावर देता है कि वो सशस्त्र बलों, पुलिस या खुफिया एजेंसीज में काम करने वालों के अधिकारों को लिमिट कर सके। और ये बात लिखी है अनुच्छेद 33 में। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर देश के किसी हिस्से में हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं और वहां मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू करना पड़े, तो वहां रहने वाले आम नागरिकों के अधिकार भी रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। ये बहुत जरूरी एक्सेप्शंस हैं देश को एक्सट्रीम सिचुएशंस में बचाने के लिए। तो अब चलते हैं इस चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से पर, हमारे 11 नैतिक कर्तव्य। हमने अपने राइट्स की बात कर ली, शील्ड्स को समझ लिया। अब टाइम है इस डेमोक्रेटिक कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे पहलू को देखने का। आखिर समाज और राज्य के प्रति हमारा क्या फर्ज बनता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये मौलिक कर्तव्य हमारे ओरिजिनल संविधान के ड्राफ्ट का हिस्सा थे ही नहीं। इन्हें बहुत बाद में 1976 में 42वां संशोधन के जरिए भाग 4A के रूप में जोड़ा गया था। ऐसा करने का मेन मकसद था नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाना और ये याद दिलाना कि देश की एकता के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और यहाँ फिर से एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है 11 संविधान का अनुच्छेद 51A काफी डिटेल में है, और ये हर भारतीय नागरिक के लिए पूरे 11 नैतिक कर्तव्यों की एक लिस्ट बिल्कुल साफ तौर पर तय करता है। चलिए इस लिस्ट का पहला हिस्सा देखते हैं। सबसे बेसिक फर्ज है अपने संविधान का पालन करना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट करना। इसके अलावा जिन आदर्शों की वजह से हमें आज़ादी मिली, उन्हें हमेशा याद रखना, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। साथ ही आपस में भाईचारा बढ़ाना और सबसे जरूरी बात, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी कुप्रथा को तुरंत छोड़ देना भी हमारी ड्यूटी है। अब आते हैं बाकी के पॉइंट्स पर। इन ड्यूटीज़ की एक सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ राष्ट्रवाद तक लिमिटेड नहीं है। ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने पर्यावरण, जंगलों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा करें। ये हमें एक साइंटिफिक अप्रोच और इंसानियत डेवलप करने को कहते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना, अपने अपने फील्ड में लगातार बेहतर करने की कोशिश करना, और हाँ, अगर आप पेरेंट या गार्डियन हैं तो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन ज़रूर दिलवाना। ये सब भी इसी कॉन्ट्रैक्ट का बहुत अहम हिस्सा है। तो इस पूरे एनालिसिस को अगर एक जगह समेटना हो तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं। एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार, हमारी ढाल या शील्ड। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं और हमें स्टेट की किसी भी ज्यादती से बचाते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारा एंकर या लंगर, जो हमें ग्राउंड से जोड़े रखता है। ये अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं और देश के प्रति हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं। इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस होना ही इस पूरे सिस्टम के सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी गारंटी है। और इसी बैलेंस की बात करते करते ना हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। सोच कर देखिए, आज की इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में अगर नागरिक लगातार अपने मौलिक कर्तव्यों को इग्नोर करते रहें, तो क्या उनके मौलिक अधिकार लंबे वक्त तक बचे रह सकते हैं? क्या बिना ड्यूटी पूरी किए हम सिर्फ अधिकारों की मांग कर सकते हैं? अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का ये बैलेंस इतना नाजुक है कि इस पर लगातार विचार किया जाना बहुत जरूरी है। खैर, इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाती हूँ। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।